हेलो बच्चा पार्टी। एक ऐसी अद्भुत सीरीज़ के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है जो बहुत ही कम लोग कराते हैं। ये है सी इंटर सितंबर 25 एडवांस अकाउंट्स इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट सीरीज़। इसके अंदर हम लोग जो हमारे मॉड्यूल 3 के चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में जो एडजस्टमेंट्स हमें तंग करती हैं, जो कीमती पॉइंट, खास पॉइंट, स्पेसिफिक चीज़ें इंस्टीट्यूट डाल करके क्वेश्चन में आपको तंग करता है, उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। इन एडजस्टमेंट से बाहर कुछ नहीं आएगा। बायबैक करा दिया है, कैश फ्लो करा दिया है, आज ब्रांच की बारी है। ठीक है सर, ठीक है सर। ब्रांच की सारी एडजस्टमेंट एक सिंगल वीडियो में? हाँ, मात्र ये सीरीज 3 लेक्चर आ चुके हैं, 3 और आएंगे और हम 15-20 मिनट पर लेक्चर का टाइम ले रहे हैं आपका। बायबैक तो 10 मिनट में था, कैश फ्लो 15 में था, ये शायद 20 तक जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, पर एवरेज वही निकलेगी 15-20 की। 20 मार्क्स का इंक्रीज करेगी आपके पेपर्स में ये सिंगल सीरीज। ओवरऑल मिला करके देखोगे तो 1-1.5 घंटा, ये सिंगल 1-1.5 घंटा आपका 20 नंबर देगा पेपर में आपको। क्यों? यही एडजस्टमेंट तो जिनसे तुम भागते हो, बाकी सब कर लेते हो, सोचते हो एक आधा एडजस्टमेंट रह जाएगी, कोई बात नहीं, पेपर में पूरे नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं, 14 में से 12 ले लेंगे। वो तुम्हारा वहम होता है, रह जाते तुम 14 में से 8 पे। इनको लगाओ, अपने दिमाग में घुसाओ इन एडजस्टमेंट्स को। ठीक है सर, ठीक है। सारे क्वेश्चन से, चाहे आईटीवी पीवाईक्यू भी ले रहे हैं भाई, आईटीवी आज देखना, अभी आप बायबैक में भी लिया था, आईटीवी पीवाईक्यू भी ले रहे हैं भाई, उन क्वेश्चंस में भी जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो भी कवर अप कर जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। तो एक लाइक कर दोगे प्लीज? खैर आपको प्लीज कहने की जरूरत नहीं, हम कर देते हैं, पक्का पक्का, डन तो डन। फिर ठीक है, दोस्ती यारी में कर डालो लाइक, अपने दोस्तों को शेयर कर डालो, बहुत जरूरत है, तुम्हारा भला हो रहा है, दूसरों का भी करो। बहुत बच्चों को इस सीरीज की जरूरत है, आपको पता नहीं। आज करते हैं शुरू ब्रांच की सारी एडजस्टमेंट्स लेके प्रभु का नाम। ये एक अनोखी रिवीजन है जो एक तरीके से आप मान लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की रिवीजन है पूरे सिलेबस में। मॉड्यूल 3 में, एएस में तो ऐसा कुछ होता नहीं एडजस्टमेंट वगैरह। आगे बढ़ने से पहले एक आखिरी अनाउंसमेंट, आखिरी 3 दिन में भी तुम एडवांस अकाउंट शुरू से शुरू करके पूरा फिनिश कर सकते हो, स्क्रैच से, पूरी रिवीजन समेत, क्वेश्चन समेत, हाथ से सॉल्व करवा के, आरटीवी पीवाईक्यू समेत, केस बेस्ड एमसीक्यूज समेत। उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, पॉडकास्ट बैच के नाम से, जाओ, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं आ सकती सर आपको। पूरा स्क्रैच से रिवीजन मिलेगी, सारी पूरी। ठीक है सर। और कोई क्वेरी उससे रिलेटेड ऊपर डीएम कर सकते हो मुझे, मात्र 35 आवर्स में, इसलिए कह रहा हूँ आखिरी 3 दिन स्क्रैच से है, बिल्कुल स्क्रैच से है, बिल्कुल जल्दी ले लोगे तो आपका फायदा ही है। ब्रांच का स्टडी मैट, आईटीवी पीवाईक्यू सारे क्वेश्चन हमने इस पीडीएफ में इंक्लूड कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। सजेस्टेड आंसर पीवाईक्यू भी, आरटीवी भी है, स्टडी मैट भी है, सारी कीमती एडजस्टमेंट डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों को जो सबसे ज़्यादा तंग करती है, पूरी एंड तक देख लेना यार सीरीज वीडियो, ठीक है ना, नहीं तो अभी चले जाओ प्लीज़ प्लीज़। बीच में आधा अधूरा ये सब चीज़ें पढ़ने वाले बच्चों के लिए यार, बहुत ही मेहनत से और बहुत ही कीमती चीज़ें हम लेकर के आ रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी मार्जिन नहीं चलेगा बच्चा पार्टी। ठीक है सर। सबसे पहली एडजस्टमेंट जो बच्चों को तंग करती है वो है ये जो, सर जी, the head office send goods to branch at cost plus 10%, invoice price plus 20%, cost price invoice price margin, बड़ी दिक्कत होती है। पूरे के पूरे ब्रांच के अंदर या पूरे सिलेबस में कहीं भी इस पॉइंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे ब्रांच की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली ब्रांच पे आते हैं। क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हेड ऑफिस सामान लाता है कहीं से खरीद के, फिर हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को देती है वो सामान, और फिर ब्रांच आगे फर्दर सेल करती है उसको, ब्रांच फर्दर उसको सेल करती है। ठीक है सर। मान लीजिए हेड ऑफिस को सामान पड़ा 100 रुपए में, हेड ऑफिस को सामान पड़ा 100 रुपए में, तो इस 100 को बोलेंगे कॉस्ट प्राइस टू हेड ऑफिस, इस 100 को बोलेंगे कॉस्ट प्राइस टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने अपनी ही ब्रांच को दिया लेट सपोज 120 में, इस 120 को बोलेंगे कॉस्ट प्राइस टू ब्रांच। ब्रांच को कितने में पड़ा? 120 में, तो ब्रांच की कॉस्ट हुई 120। या फिर इसका एक नाम और होता है ट्रांसफर प्राइस, कि हेड ऑफिस ने किस प्राइस पर ट्रांसफर किया सामान गुड्स को, ट्रांसफर प्राइस 120। एक नाम और होता है इसका आईपी यानी इनवॉइस प्राइस। हेड ऑफिस किस प्राइस पर सामान अपनी ब्रांच को दे रही है उसे इनवॉइस प्राइस भी कहते हैं, और ब्रांच जब फर्दर सेल कर देती है आगे उसे सेल प्राइस कहते हैं। सर ये तो आपने बता दिया, चलो किसको क्या कहते हैं, ठीक है, लेकिन सर ये परसेंटेज वाला जो सिस्टम आता है ना वो हमें तंग करता है बहुत ज़्यादा, कि हेड ऑफिस का तो वो दे देंगे 100 रुपये में कॉस्ट थी, फिर कह देंगे ब्रांच को दिया 20% मार्जिन पर, वो 20% कभी ऑन कॉस्ट लिखा होता है, कभी ऑन इनवॉइस प्राइस लिखा होता है, पता नहीं चलता सर। एक ही फॉर्मूला लगाओ, पूरी जगह एक ही फॉर्मूला लगाओ, कॉस्ट प्लस मार्जिन इक्वल टू इनवॉइस प्राइस कह लो या सेल प्राइस कह लो। अगर
हेड ऑफिस ने ब्रांच को ट्रांसफर किया और वो वैल्यू तुम ढूंढ रहे हो, तो फॉर्मूला लगाओगे कॉस्ट प्लस मार्जिन इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। ठीक है, ब्रांच ने आगे सेल किया कस्टमर्स को, वो तुम वैल्यू ढूंढ रहे हो, तो फॉर्मूला होगा कॉस्ट प्लस मार्जिन इक्वल टू सेल प्राइस। कॉस्ट प्लस मार्जिन इक्वल टू सेल प्राइस, ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। इनमें से आपको मार्जिन हमेशा हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, 20%, 30%, 50% हमेशा गिवन होगा, ऑलवेज ऑलवेज। कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस में से कोई एक दे रखी होगी, कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस में से कोई एक चीज दे रखी होगी, कोई भी एक चीज गिवन होगी, इनवॉइस प्राइस या सेल प्राइस में से। भाई हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच लगा रहे हो तो इक्वल टू में इनवॉइस प्राइस आएगा, ब्रांच और कस्टमर के बीच में लगा रहे हो तो इक्वल टू में सेल प्राइस आएगा। इसमें से कोई एक चीज दे रखी होगी, कॉस्ट और आईपीएसपी में से कोई भी एक चीज गिवन होगी। लेट सपोज ये गिवन है, तो कॉस्ट को एक्स मान के उसको ढूंढ लेना, या फिर मान लो कॉस्ट गिवन है तो इसको एक्स मान के, इनवॉइस प्राइस या सेल प्राइस को एक्स मान के वो ढूंढ लेना। मार्जिन हमेशा गिवन ही होगा, बाकी दो में से कॉस्ट और आईपीएसपी में से कोई एक चीज दे रखी होगी, दूसरी ढूंढ लेना। तो ये सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी बात है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, अब ये सारी क्लियर हो गई। हाँ, और बच्चों जब मार्जिन लिखा होता है, जैसे मान लीजिए लिखा है मार्जिन है 20% ऑन क्या, कभी लिखा होगा 20% ऑन कॉस्ट, तो 20% की मल्टीप्लाई कॉस्ट से करना, दे रखी है तो ठीक है, नहीं दे रखी तुमने एक्स मानी है तो एक्स से करना। या लिखा है 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, तो 20% की मल्टीप्लाई इनवॉइस प्राइस से करना, वैल्यू दे रखी थी तो उससे एक्स माना है तो एक्स से। या दे रखा है 20% ऑन सेल प्राइस, तो 20% की मल्टीप्लाई सेल प्राइस से करना, दे रखा है तो ठीक है, एक्स माना है तो एक्स से कर देना। ठीक है सर, दिस इज इट, झंझट खत्म, दिस इज इट, झंझट खत्म बच्चा पार्टी, झंझट खत्म। ओके सर, दूसरी एडजस्टमेंट, दूसरी एडजस्टमेंट ये है सर जी, ये वर्ड्स, ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जनरल मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये एडजस्टमेंट बड़ा तंग करती है, ये बड़ा तंग करती है। नॉर्मली 10% का मतलब क्या होता है, 10/100, 10% का मतलब मल्टीप्लाई कर दो 10/100 से। हाँ सर जी, हाँ सर जी। लेकिन अगर ये वर्ड्स लिखे हुए हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर वर्ड लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग, तो 10/100 नहीं 10/110 आएगा। सर 8% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा था तो 8/108, 9% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 9/109, 11% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 11/100 नहीं 11/111। सर ये कैसे आता है जरा थोड़ा सा बताओगे? हाँ बच्चों बिल्कुल बताएंगे आपको। देखो क्वेश्चन ने क्या वर्ड्स लिखा हुआ, क्वेश्चन ने लिखा हुआ है ब्रांच मैनेजर को कमीशन देंगे। ठीक है सर, ब्रांच मैनेजर का हम कमीशन ढूंढ रहे हैं, क्या बता रहे हैं क्या है वो कमीशन, कह रहे हैं कमीशन निकलेगा, कमीशन इक्वल टू 10% यानी 10/100, 10/100। कमीशन किस पे निकलता है, नेट प्रॉफिट पर, इनटू नेट प्रॉफिट। लेकिन लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस कर दो, फिर जो वैल्यू बचती है उसका 10% निकालो, वो तुम्हारा कमीशन है। सर 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 जरा ठहरिए, जरा ठहरिए, क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं आप? बच्चों क्वेश्चन में लिखा है कमीशन, हाँ तो हम कमीशन निकाल रहे हैं, कमीशन इक्वल टू कितना लिखा है 10%, किस पे मिलता है कमीशन, नेट प्रॉफिट पे, तो 10% की मल्टीप्लाई कर दी मैंने नेट प्रॉफिट से। लेकिन क्वेश्चन ने लिख दिया आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, नेट प्रॉफिट में से भी पहले कमीशन माइनस कर लो, नेट प्रॉफिट माइनस कमीशन, फिर जो बचे उसका 10% निकालो, वो वैल्यू होगी तुम्हारे कमीशन। सर कमीशन हम ढूंढ रहे हैं, उसे कैसे माइनस कर ले पहले ही नेट प्रॉफिट में से, यही तो लफड़ा है। कमीशन तो हम ढूंढ ही रहे हैं सर, और आप कह रहे हो नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करके जो है उसका 10% निकालो तो कमीशन आएगा। जब ढूंढ ही रहे हैं तो माइनस कहां से कर लेंगे पहले ही, इसीलिए एक्स मानो ना, किसने मना किया, एक्स मानो, कमीशन को मानो एक्स। ठीक है सर, इक्वल टू 10/100 की मल्टीप्लाई करो नेट प्रॉफिट से, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा बताओ बच्चा पार्टी? सर ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट इंटू 10/100। ठीक है, माइनस का निशान लगाओ, कमीशन की मल्टीप्लाई करो 10, कमीशन को तो एक्स मान लिया, ये हो जाएगा 10x/100, 10x/100। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपको ब्रैकेट खोलना तो आता ही होगा, पहले 10/100 की मल्टीप्लाई एनपी से करी, एनपी इंटू 10/100, माइनस का निशान लगाया, फिर कमीशन यानी एक्स की मल्टीप्लाई 10/100 से करी, 10x/100। ठीक है सर, इस 10x को इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा x प्लस 10x/100 इक्वल टू, और नेट प्रॉफिट इंटू 10/100, 1 0 से 1 0 काट लो, ये हो गया नेट प्रॉफिट अपॉन 10, ये हो गया नेट प्रॉफिट अपॉन 10। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर।
यहाँ पे एलसीएम ले लो, 100 और 1 का एलसीएम हो गया 100, ऊपर आ गया 100 और 10 110x इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन 10। अब x को यहाँ पे रहने दो इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन 10, ठीक है। और ये वाला पोर्शन उठा करके दूसरी साइड ले जाओ, 100 ऊपर आ जाएगा 110 नीचे आ जाएगा। बच्चों कटिंग करो, 10 से 100 कितने पे जाएगा 10 पे, क्या बचा x इक्वल टू यानी कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट इंटू 10 अपॉन 110। यही तो मैं कह रहा था आपसे, आफ्टर चार्जिंग वर्ड लिखा हो तो नेट प्रॉफिट की मल्टीप्लाई 10/100 से नहीं 10/110 से करना कमीशन निकालने के लिए। अब इतनी लंबी कैलकुलेशन थोड़ी करोगे जो मैंने दिखाई, शॉर्टकट ही तो मारोगे पेपर में। हाँ सर बिल्कुल ठीक। तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, जब कमीशन निकालोगे तो नेट प्रॉफिट इंटू 10/100 नहीं, नेट प्रॉफिट इंटू 10/110 कर देना, झंझट खत्म, इतनी बड़ी इक्वेशन की जरूरत नहीं। ओके सर सर 8% होता तो 8/108, 9 होता तो 9/109, उससे मल्टीप्लाई कर दो, नेट प्रॉफिट की कमीशन आ जाएगा सीधा, बड़ी इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके सर। और कमीशन से रिलेटेड एक बात और, अगर आपकी ब्रांच फॉरेन में और फॉरेन ब्रांच के मैनेजर का कमीशन आप निकाल रहे हो तो पहले वो कमीशन डॉलर में कैलकुलेट होगा, मतलब मान लो यूएस में है ब्रांच आपकी तो पहले यूएस की करेंसी में, मेरा कहने का मतलब है फॉरेन ब्रांच के मैनेजर का कमीशन पहले उस देश की करेंसी में निकलेगा, पहले फॉरेन करेंसी में निकलेगा फिर रुपीस में कन्वर्ट होगा, डायरेक्टली रुपी में कैलकुलेट मत करना उसको, ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है सर। इसके बाद अगली एडजस्टमेंट क्या है, इसके बाद ये वाली होती है, ब्रांच एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू ए बोनस ऑफ 156। कई बार लिखा होता है ब्रांच के मैनेजर एम्प्लॉइज को बोनस देना, इसकी 2 एडजस्टमेंट होती है बच्चा पार्टी, इसकी 2 एडजस्टमेंट होती हैं। इसकी एक एडजस्टमेंट क्या होगी, P&L में जाएगा, क्यों, बोनस है खर्चा आपका, P&L में जाएगा ही जाएगा, तो एक तो ये P&L में जाएगा, दूसरा ये पेबल है, एंटाइटल्ड वर्ड लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है कि आपने पे कर दिया, ये पेबल है तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड भी जाएगा, इसकी 2 एडजस्टमेंट है, एक तो करंट लायबिलिटी में डाल देना और P&L में डेबिट साइड खर्चे में डाल देना। ठीक है सर। इसके बाद हाँ एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है भाई, ये वाला क्वेश्चन है, ये अपना क्या नाम है इसका, बड़ी दिक्कत है इस क्वेश्चन में बच्चों को, केपी मैन्युफैक्चरर्स। इसमें पता है क्या दिक्कत आती है बच्चों को, यहाँ पर दिक्कत है सर इसमें, यही क्वेश्चन है कोई और है, हाँ यही है, यहाँ पर दिक्कत आती है। इस क्वेश्चन में क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही गायब हो जाते हैं, दोनों ही मिसिंग फिगर्स हो जाते हैं। सुन लेना, ये केवल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है, ये सारी चैप्टर की एडजस्टमेंट्स चल रही हैं। तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको क्या हो, ग्रॉस प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही गायब हो जाए। तो बहुत सारी टीचर्स इस क्वेश्चन में क्या कराते हैं, बच्चे को क्लोजिंग स्टॉक निकलवाने बैठ जाते हैं, बच्चा क्लोजिंग स्टॉक निकालता है और फिर ग्रॉस प्रॉफिट को बैलेंसिंग फिगर के तौर पे ढूंढते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट को बैलेंसिंग फिगर के तौर पे ढूंढते हैं, दोनों गायब थे। मैं कह रहा हूं उल्टा करो, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो, क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंसिंग फिगर के तौर पे ले लो, ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन आसान है, वो आसानी से मिल जाएगा और फिर क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आ जाएगा। सर कैसे मिलेगा, बहुत ही सिंपल, सेल दे रखी है 65-200 और आपको बताया गया है कि ब्रांच सेल करती है 30% के मार्जिन पर, तो 65-200 का 30% निकाल लो, 19560 आ जाएगा, सिंपल। और क्लोजिंग स्टॉक को निकालो बैलेंसिंग फिगर, पता नहीं क्यों तुम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट, अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें जीपी और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही गायब है तो उसमें आंख बंद करके क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन मत करने लग जाना कि क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे और जीपी को बैलेंसिंग फिगर के तौर पे लिखेंगे। पहले देख लेना कि कहीं प्रॉफिट मार्जिन तो नहीं दे रखा, जीपी रेशो तो नहीं दे रखा, दे रखा है तो सेल की मल्टीप्लाई करके सीधा जीपी आ जाएगा 2 मिनट में, 2 मिनट में। और फिर क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना, बहुत टाइम बचेगा, बहुत कम 15 मिनट लगा देते हैं बच्चे इसमें, बहुत टाइम बचेगा, बहुत टाइम बचेगा। हाँ जब तुम हेड ऑफिस का जीपी निकालोगे तो एक चीज का ध्यान रखना, हेड ऑफिस की जो सेल्स है 2 लाख, हेड ऑफिस का मार्जिन भी क्वेश्चन में 30% दे रखा है, उसके साथ साथ एक चीज का और ध्यान रखना, हेड ऑफिस ने अपनी ही ब्रांच को जो सेल किया है सामान 46,000 का, इसमें भी कुछ प्रॉफिट कमाया है हेड ऑफिस ने, वो भी ले लेना हेड ऑफिस के जीपी में। ब्रांच का तो एक ही जीपी होता है जो उसने बाहर सेल करी है, 65-200 का 30%, 19,560। हेड ऑफिस के 2 प्रॉफिट होते हैं, एक जो उसने बाहर सेल करके कमाया है 2 लाख का 30% 60,000, एक जो उसने अपनी ही ब्रांच से कमाया है, अपनी ही ब्रांच को उसने 46,000 का सामान दिया है और क्वेश्चन में लिखा था ये 15% के प्रॉफिट पर है, तो इंटू 15/115 कर लेना, खत्म, 66 आ गया, 66 आ गया।
ओके सर, ओके सर, ओके सर, बस खत्म। ये जीपी आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आपका बैलेंस फिगर के तौर पे निकल करके आ जाएगा। सर आपने अपॉन में 115 क्यों लिया है? क्योंकि 46,000 फिगर जो दे रखी है वो इंक्लूडिंग दे रखी है आपको। 46,000 इंक्लूडिंग मार्जिन है, वो एक 15% मार्जिन उसमें इंक्लूडेड है, वो 100 नहीं 115% पर है। तो 115 में से मुझे 15 वाली चीज ढूंढनी है, प्रॉफिट मार्जिन। तो 115 से भाग किया, 15 से मल्टीप्लाई किया। जीपी रेशो 30%, वो तो सीधा ही होता है भाई, वो तो जीपी रेशो ही है सीधा, उसमें अपॉन में 130 नहीं करोगे। खत्म खत्म। उसके बाद ये एडजस्टमेंट है सर, ये वाली एडजस्टमेंट है, जैसे ये बहुत बार पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है। कैश रेमिटेड बाय ब्रांच ऑन 31 दिसंबर 2021 बट रिसीव्ड बाय द हेड ऑफिस ऑन 1 जनवरी 2022। कैश रेमिटेड बाय ब्रांच, ब्रांच ने पैसा भेजा है हेड ऑफिस को। हमेशा याद रखना, सेंडर व्यक्ति के यहाँ कभी एंट्री नहीं करनी होती है आपको, सेंडर के यहाँ कभी नहीं करनी, रिसीवर के यहाँ करनी होती है। रिसीवर के यहाँ, रिसीवर कौन है? हेड ऑफिस। ब्रांच ने तो भेजा है, मान लो उसके, मानते हैं हम, अज्यूम करते हैं उसके यहाँ तो एंट्री हो ही गई। जहाँ जा रहा है सामान, जो रिसीवर है हेड ऑफिस, इस केस में जो रिसीवर है हेड ऑफिस, उसके यहाँ एंट्री करते हो। मानते हैं उसके यहाँ नहीं पहुंचा, उसके यहाँ एंट्री करते हो। अब क्या एंट्री करोगे? क्या एंट्री करोगे? पैसा रास्ते में है, कैश इन ट्रांजिट डेबिट, भेजा किसने? ब्रांच ने, टू ब्रांच करंट। क्रेडिट द गिवर, रूल सुना है बचपन में 11th में, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करते हैं। ये पैसा कौन दे रहा है हेड ऑफिस को? ब्रांच। क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो, ब्रांच को क्रेडिट करो, कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। सर सेम केस उल्टा होता तो ब्रांच क्या एंट्री करते? कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। ओके सर, ओके। और एक ये कीमती एडजस्टमेंट है, स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस एंड चार्ज टू ब्रांच बाय द हेड ऑफिस। स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने सामान भेजा ब्रांच के पास, रास्ते में ही हो गया चोरी, रास्ते में हो गया चोरी, रास्ते का माल सस्ते में, रास्ते में हो गया चोरी। मैं ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ किसी को, एक छोटी सी कहावत है जिस पे बच्चे हंसते हैं, वो बोली है, ऑफेंड नहीं कर रहा। मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला? बट नॉट क्रेडिटेड टू हेड एंड चार्ज टू ब्रांच बाय द हेड ऑफिस। और हेड ऑफिस पता क्या कर रहा है? हेड ऑफिस ने ये लॉस ब्रांच के नाम लिख दिया अपनी बुक्स में। ये हमने ब्रांच को भेजा था, रास्ते में चोरी हो गया, तो ये लॉस ब्रांच भुगतेगी। डिक्लाइंड बाय द ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर कर दिया हम क्यों भुगते? रास्ते तक जिम्मेवारी तुम्हारी, हमारे पास आ जाता तो हम भुगतते लॉस, हमारे पास आया ही नहीं है, ब्रांच के मैनेजर ने मना कर दिया। हेड ऑफिस ने ये नुकसान अपनी बुक्स में ब्रांच के नाम पे चार्ज कर दिया था, लिख दिया था कि ये तो नुकसान ब्रांच भुगतेगी, ये जो नुकसान हुआ ये हम ब्रांच से भुगतेगी, ब्रांच से लेंगे, ब्रांच भुगतेगी। ब्रांच ने मना कर दिया नहीं, तो हेड ऑफिस के यहाँ एंट्री रिवर्स करो, हेड ऑफिस का लॉस बनाओ इसको और ब्रांच को आजाद करो। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच करंट अकाउंट। लॉस को हमेशा डेबिट करते हैं, 11वीं क्लास का रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये एंट्री हेड ऑफिस की बुक्स में होगी, ये एंट्री हेड ऑफिस की बुक्स में होगी। वो अपना लॉस मना कर रही थी, हमने इसको लॉस नहीं मानेंगे, ब्रांच ने कहा तुम ही मानोगे, हम नहीं मान रहे, रास्ते में खोया तुम्हारी जिम्मेवारी, और हेड ऑफिस की जिम्मेवारी होती है रास्ते में खोया तो, अनलेस उन दोनों के बीच कोई एग्रीमेंट था तो भाई ये लॉस हेड ऑफिस को ही बुक करना पड़ेगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाले रूल के हिसाब से लॉस को डेबिट करना पड़ेगा। ब्रांच को आजाद करो, तुम ब्रांच से मांग रहे हो, नहीं ब्रांच नहीं देगी, ब्रांच को खत्म करो टू ब्रांच अकाउंट। ओके सर, ओके सर, एक ही एडजस्टमेंट हो गई। इसके बाद बच्चा पार्टी, ये इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन का पॉइंट, इसमें हमेशा याद रखना, रिसीविंग ब्रांच को डेबिट करेंगे, पेइंग ब्रांच को क्रेडिट करेंगे, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा इसी एक एडजस्टमेंट से। इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन क्या होती है? जब किसी हेड ऑफिस की एक से ज्यादा ब्रांचेस होती हैं और वो आपस में डीलिंग कर रही होती हैं, लेन देन, तो हेड ऑफिस के यहाँ उसकी अलग अलग ब्रांचेस जो आपस में लेन देन कर रही है, उसकी एंट्री हेड ऑफिस के यहाँ क्या होगी? हेड ऑफिस रिसीविंग ब्रांच को डेबिट करता है, पेइंग ब्रांच को क्रेडिट करता है, खत्म। एक हेड ऑफिस है, उसकी दो ब्रांच है, ए और बी। ए ने सामान भेजा बी को, रिसीविंग कौन है? बी। हेड ऑफिस के यहाँ बी डेबिट होगा। पेइंग यानी सेंडिंग कौन है? भेज कौन रहा है? ए टू ए। हेड ऑफिस के यहाँ एंट्री, पूरा क्वेश्चन इसी से हो जाएगा, ये लास्ट में सेट ऑफ करते। ठीक है सर। इसके बाद ये क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, ये क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, ये इसमें थर्ड पॉइंट, ये एंट्री बहुत तंग करती है बच्चों, ज्यादातर बच्चे इसी को गलत करते हैं और पेपर में ब्रांच से जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार आ सकता है, बहुत चांसेस होते हैं। ब्रांच पेड, पहले तो ये देखो एंट्री किसकी बुक्स में करनी है? ब्रांच के यहाँ। ये जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच ए। ब्रांच पेड 2000 एज सैलरी टू अ हेड ऑफिस। ब्रांच ने हेड ऑफिस के इंस्पेक्टर को सैलरी पे करी, टू अ हेड ऑफिस इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर किसका था? हेड ऑफिस का। सैलरी कौन देता उसे? हेड ऑफिस को ही देनी चाहिए थी, उसका इंस्पेक्टर है, पर हेड ऑफिस का सर्वर काम नहीं करा, बैंक अकाउंट लो था, तो ब्रांच के बैंक अकाउंट से पेमेंट करती है।
ब्रांच ने पेमेंट करी है, लेकिन अपने लिए नहीं, हेड ऑफिस के लिए, हेड ऑफिस के लिए। तो ब्रांच के यहाँ क्या एंट्री होनी चाहिए ऐसे केस में? सर बैंक क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? ब्रांच के यहाँ पैसा कटा है, ब्रांच के बैंक से पैसा कटा है, बैंक क्रेडिट होगा ब्रांच का। लेकिन ये पैसा ये हेड ऑफिस से ले लेगी बाद में, अपना नहीं था, इसका अपना खर्चा नहीं था, ये खर्चा बुक नहीं करेगी, ये हेड ऑफिस से लेगी बाद में, इसलिए हेड ऑफिस को डेबिट करेगी, सैलरी को डेबिट नहीं करेगी। सैलरी को डेबिट कब करती ब्रांच? जब वो अपने इंस्पेक्टर को देती पेमेंट, सैलरी टू बैंक, उसका अपना खर्चा डेबिट टू बैंक। बैंक तो क्रेडिट हुआ है, पेमेंट तो हुई है, लेकिन अपने लिए नहीं, हेड ऑफिस के लिए, तो डेबिट सैलरी नहीं, हेड ऑफिस अकाउंट होगा। बट गलती से क्या हुआ? अमाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय ब्रांच टू सैलरी अकाउंट, ब्रांच ने गलती से डेबिट कर दिया सैलरी, ब्रांच ने एंट्री कर दी सैलरी टू बैंक, होनी चाहिए थी हेड ऑफिस टू बैंक, कर दी सैलरी टू बैंक। तो बैंक को क्रेडिट करना चाहिए था, क्रेडिट ही किया, बैंक में तो कोई गलती नहीं। हेड ऑफिस अकाउंट और सैलरी अकाउंट में गड़बड़ हो गई। क्या? सैलरी अकाउंट को डेबिट करना ही नहीं था, जबरदस्ती डेबिट कर दिया। कैसे सुधार हो गई? क्रेडिट करके। हेड ऑफिस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, किया नहीं, अब कर दो। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी? जो अकाउंट डेबिट होना चाहिए था हेड ऑफिस, उसे अब डेबिट करो, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट। और जो डेबिट होना ही नहीं चाहिए था सैलरी, जिसे तुमने डेबिट कर दिया, उसे क्रेडिट करके खत्म करो, टू सैलरी अकाउंट, हेड ऑफिस टू सैलरी, ये एंट्री पास होगी। इसके बाद फॉरेन ब्रांच का केस है। इसमें क्या एडजस्टमेंट्स आपको याद रखनी है? ओपनिंग बैलेंसेस ओपनिंग रेट पे कन्वर्ट होंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट होंगे, और इनकम एक्सपेंस एवरेज रेट पे कन्वर्ट होंगे। भाई फॉरेन ब्रांच का केस है ना, हमारी विदेशी ब्रांच है, विदेशी ब्रांच का ट्रायल बैलेंस जो है वो डॉलर में बना होता है, फॉरेन करेंसी में बना होता है, तो उसे हमें रुपीज में कन्वर्ट करना होता है ना। तो कन्वर्ट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग रेट पर, क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग रेट पर, इनकम एक्सपेंस एवरेज रेट पर। और हैवी करेंसी से वीकर करेंसी में आओगे, डॉलर से रुपीज में आओगे तो मल्टीप्लाई करोगे। और कभी ऐसा केस हो तुम्हारी करेंसी रुपीज हैवी हो और दूसरी जहां विदेश में तुम्हारी ब्रांच है उसकी करेंसी वीक हो, तो डिवाइड करो। हैवी से वीक में आने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, वीक से हैवी में जाने के लिए डिवाइड करते हैं। ठीक है सर, ठीक। और ये खास पॉइंट है, ये खास पॉइंट। अगर क्वेश्चन है जैसे ब्रांच अकाउंट का बैलेंस ही दे दिया रुपीज में, इसे कन्वर्ट मत करना, सीधा यहीं से उठा लेना। हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितने रुपीज के गुड्स भेजे, ये सीधे दे दिए, ये सीधा यहीं से उठा लेना, ये सीधा यहीं से उठा लेना। ये देखो कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस है, ये रुपीज में बना हुआ है, इन्होंने सीधा उठाया हुआ है। एक्चुअल 2926, एक्चुअल 860। कई बार कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिन्हें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन में गिवन होते हैं, वहीं से उठा लिया करो उनकी रुपीज में कन्वर्टेड वैल्यू, खुद कन्वर्ट मत किया करो अगर गिवन है तो। ठीक है सर, और क्या ध्यान रखना है? ये फॉरेन ब्रांच की सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं आपकी। और ये ध्यान रखना है सर, ब्रांच मैनेजर का कमीशन है, तो मैंने बता दिया पहले डॉलर में कैलकुलेट होगा फिर रुपीज में कन्वर्ट होगा। ठीक है सर, ठीक है। और अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसका पर्टिकुलर उसी दिन का रेट दे रखा है जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हुई थी, जैसे यहाँ मशीनरी खरीदी है $1 में 40 रुपए की, कब? जब भी खरीदी थी उस दिन $1 में 40 रुपए थे, तो मशीनरी को कन्वर्ट करने के लिए उसी दिन जिस दिन मशीनरी खरीदी थी उस दिन जो ट्रांजैक्शन का रेट चल रहा था, एक्सचेंज रेट, वो दे रखा है, तो वही यूज होगा, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग ना एवरेज। ठीक है सर, स्पेसिफिक डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का रेट अगर गिवन है तो वही यूज होगा। ठीक है सर, ओके, ये तो डिस्कस कर लिया अभी हमने। ओके सर जी, ओके सर जी। इसके बाद RTP PYQ शुरू हो जाते हैं। स्टडी मेटल की सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हमारी, RTP PYQ शुरू हो जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, इस क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है? मेनली ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेजेस दे रखी है, सेल्स दे रखी है, एक्सपेंसेस वगैरह सब चीज़ें दे रखी है, सब चीज़ें दे रखी है। ठीक है सर, ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, सेल्स है, ब्रांच को कितना सामान दिया वो है, ठीक है, और ऑफिस एक्सपेंस और ये सब एक्सपेंसेस तो हमारे नीचे आएंगे। इसमें जीपी और क्लोजिंग स्टॉक दोनों गायब है, तो अभी जो मैंने ऊपर आपको तरीका बताया था कि वही मार्जिन से निकाल लो, वो वाला आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। जीपी निकाल लेना और क्लोजिंग स्टॉक आपका बैलेंस फिगर के तौर पे निकल करके आ जाएगा, जो अभी बताया था 2 लाख का 30%, 46,000 इंटू 15/115, जो अभी बताया था। ठीक है सर, अब एक एडजस्टमेंट हमारी आती है जो हमें काफ़ी तंग करती है, अनरियलाइज प्रॉफिट या यूं कहूँ स्टॉक रिजर्व। अनरियलाइज प्रॉफिट या यूं कहूँ स्टॉक रिजर्व, ये क्या है सर? बच्चा पार्टी, अगर ऐसा केस है कि हेड ऑफिस अपनी ही ब्रांच को सामान मार्जिन ऐड करके देता है और ईयर एंड पर उस सामान में से ब्रांच के यहां कुछ क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ है, बिका नहीं है, तो ये टॉपिक लगता है हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट। आई रिपीट अगेन,
अगर कोई ऐसा केस है कि हेड ऑफिस अपनी ही ब्रांच को सामान मार्जिन ऐड करके देती है, हेड ऑफिस ने खरीदा 100 में, अपनी ही ब्रांच को 120 में देती है, मार्जिन ऐड करके देती है, और ईयर एंड पर ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक में कुछ ऐसा सामान है जो हेड ऑफिस से उसने खरीदा था मार्जिन लगा करके और अभी बिका नहीं है, तो ये टॉपिक लगेगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इस केस में हमें क्या करना होता है, हेड ऑफिस ने अपनी ही ब्रांच से जो प्रॉफिट कमाया है, ब्रांच के उस क्लोजिंग स्टॉक में हेड ऑफिस का मार्जिन जो जुड़ा हुआ है वो ढूंढना होता है और P&L में डेबिट साइड लिखना होता है हेड ऑफिस के नीचे। ठीक है, हेड ऑफिस अपनी ही ब्रांच को सामान मार्जिन ऐड करके देती है और उस सामान में से ब्रांच के यहाँ कुछ क्लोजिंग स्टॉक में भी बचा हुआ बिका नहीं है, तो उस क्लोजिंग स्टॉक में कितना मार्जिन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान दिया मार्जिन ऐड करके, उसमें से ब्रांच ने कुछ बेच दिया है, कुछ बचा हुआ है, पूरा ही बचा होगा तो तुम्हें पता ही होगा ना कितना मार्जिन है। हेड ऑफिस ने अपनी ही ब्रांच को सामान दिया मार्जिन ऐड करके, उस सामान में से ब्रांच ने कुछ बेच दिया, कुछ बचा हुआ उसके क्लोजिंग स्टॉक में, तो उस क्लोजिंग स्टॉक में ऐसा कितना प्रॉफिट है जो हेड ऑफिस ने अपनी ही ब्रांच से कमाया, उस क्लोजिंग स्टॉक में कितना मार्जिन छुपा हुआ है, वो आपको ढूंढना है और P&L में डेबिट साइड हेड ऑफिस के नीचे लिख देना है। क्या फॉर्मूला है उसका, सिंपल सिंपल, ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट उठाओ 120। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि हेड ऑफिस को सामान 100 में पड़ता है और अपनी ही ब्रांच को देती है 160 में। ठीक है सर, ना पता चले 100 का 160 कैसे आया, तो ऊपर अभी मैंने सिखाया कॉस्ट प्लस मार्जिन इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, वो वाली इक्वेशन लगा देना। मार्जिन दे रखा है 60%, कॉस्ट दे रखी है 100, 100 इंटू 60 इंटू 100/100 मतलब 100 प्लस 60 160, वो ऊपर वाली इक्वेशन लगा देना। ठीक है सर, ठीक है सर। तो क्या करना है, कैसे आएगा अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे आएगा, ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक उठाओ जो बचा हुआ है, कौन सा वाला क्लोजिंग स्टॉक, जो हेड ऑफिस से आया था उसमें से जो बचा हुआ है, सारा क्लोजिंग स्टॉक मत लेना, उसका अपना क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है कुछ, जो बाहर से खरीदे हुए सामान में से बचा हुआ स्टॉक है वो नहीं उठाना, हेड ऑफिस से आया हुआ जो सामान बचा हुआ है ब्रांच के पास, जो मार्जिन लग के आया था हेड ऑफिस से, वो उठाओ 120, उसको डिवाइड कर दो ब्रांच को जितने की कॉस्ट पड़ी उससे 160, ब्रांच को तो 160 में दिया ना हेड ऑफिस ने, हाँ, मल्टीप्लाई किससे कर दो, हेड ऑफिस का जो मार्जिन है 100 और 60 में क्या मार्जिन है 160, 120 डिवाइड बाई 160 इंटू 60 45 आ गया, ऊपर P&L में हेड ऑफिस के नीचे लिख दो, दिस इज इट, दिस इज इट, ये याद रखना हमेशा। ये फिर जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जनरल एंट्री बेस्ड वाली जो चर्चाएं हैं। देखिए फिर से दोबारा स्टॉक रिजर्व ढूंढना है, ये अगला क्वेश्चन है। ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक उठाओ 417, ब्रांच हेड ऑफिस अपनी ही ब्रांच को सामान देती है 120 में, 100 का खरीद के, तो 120 से भाग कर दो जो ब्रांच की कॉस्ट है 120, या इनवॉइस प्राइस कह लो या ट्रांसफर प्राइस कह लो, और जो हेड ऑफिस का मार्जिन है 100 का सामान 120 में देते हैं यानी 20 रुपये, उससे मल्टीप्लाई कर दो, उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है सर, ठीक है सर। और एक चीज़ ये बतानी थी मुझे आपको, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ना यहाँ पे ये कॉस्ट प्लस 20% लिख दिया, खाली ये वर्ड यूज किए गए हैं कॉस्ट प्लस 20, और ये नहीं बताया जी। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट प्लस 20%, ये नहीं बताया किसके लिए, हेड ऑफिस की कॉस्ट प्लस 20% या ब्रांच की कॉस्ट प्लस 20%, तो हमेशा हेड ऑफिस कॉस्ट अज्यूम करेंगे। अगर कभी हमें ऐसी जरूरत पड़े, क्वेश्चन में लिखा है कॉस्ट, हमें ये नहीं पता हेड ऑफिस की या ब्रांच की, तो मानो कॉस्ट हेड ऑफिस वाली की बात चल रही है, हेड ऑफिस वाली की बात चल रही है। और बच्चों ये हमारा एक RTP का है या PYQ का क्वेश्चन है, ये फॉरेन ब्रांच का हमें ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करना है, मई 24 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें स्टॉक की वैल्यू करनी थी हमें, दो स्टॉक आइटम है P और Q, इनकी वैल्यू निकालनी थी। तो पहले तो AS2 के हिसाब से रूल याद करो, AS2 के हिसाब से वैल्यू निकालने के लिए क्या रूल होता है सर, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। तो आइटम P की कॉस्ट ढूंढनी है, NRV ढूंढनी है, लोअर ले लेना है, आइटम Q की भी कॉस्ट ढूंढनी है, NRV ढूंढनी है और लोअर ले लेना है, ऐसा करना है आपको, ऐसा करना है। अब देखो जरा P के बारे में बात करते हैं। 5520 $US में खरीदा, एक रेट था 56.50, तो कॉस्ट क्या हुई 5520 इंटू 56.5, डॉलर से रुपीज़ में आ रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5520 इंटू 56.5 सर 311880, और NRV दे रखी है 285, कॉस्ट आ गई 311880,
$5520 डॉलर इंटू 56.5 का रेट, जिस दिन खरीदा था उस दिन का ही रेट दे दिया तो वही यूज कर लिया, स्पेसिफिक रेट अभी बताया मैंने आपको। कॉस्ट आ गई 311,880, एनआरवी गिवन थी 285,000, लोअर क्या है 285,000, तो इन्वेंट्री पी की रुपीज में वैल्यू आ गई AS2 लगाते हुए 285,000। इन्वेंट्री क्यू, इन्वेंट्री क्यू ये आपने खरीदा था $1035 का, ठीक है सर। जिस दिन खरीदा था इट वॉज परचेज व्हेन एक्सचेंज रेट वॉज $1 में 53 का दाम चल रहा था। अच्छा एक मिनट, कॉस्ट ये है, कॉस्ट इज 1065, $1065 का आपने आइटम क्यू खरीदा था, किस दिन, जिस दिन $1 में 53 का दाम चल रहा था। तो कॉस्ट आ जाएगी आपकी 1065 इंटू 53 56445, कॉस्ट आ गई 56445, यस सर, कॉस्ट आ गई 564। एनआरवी और मिल जाए तो लोअर ले लेंगे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या दे रखी है, आइटम पी की तो एनआरवी रुपीज में ही दे दी थी कन्वर्ट करके, आइटम क्यू की एनआरवी भी डॉलर में दे रखी है। ओहो 1035 आइटम क्यू की एनआरवी, इसे रुपीज में किस रेट पे कन्वर्ट करेंगे, क्लोजिंग रेट पे। स्टॉक की एनआरवी क्लोजिंग रेट पर कन्वर्ट होगी, याद रखना। क्लोजिंग रेट मतलब साल के आखिरी दिन वाला रेट, ये रहा क्लोजिंग रेट 58, 1035 के मल्टीप्लाई करोगे 58 से, ये आएगा सर जी 60030, लोअर क्या है 56445, तो आइटम क्यू की वैल्यू हो गई रुपीज 56445। दिस इज इट। आईटीबी पीवाईक्यू स्टेटमेंट सारे पॉइंट डिस्कस हो गए, इसमें एडजस्टमेंट वाले। डिपेंडेंट ब्रांच में सर जी एडजस्टमेंट्स नहीं होती है, वो बस खाता बनाना आना चाहिए आपको, और अगर देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, पूरा ब्रांच कराया हुआ है हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, जा करके देख लो। पॉडकास्ट में रिवीजन करवाई स्क्रैच की, और 2.5-1 घंटे में विद क्वेश्चन सारे फॉर्म ब्रांच के भी कराए हैं, डिपेंडेंट का भी कराया है, और इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन भी कराया है, एक फुल फ्लैट क्वेश्चन इंडिपेंडेंट का भी कराया है, सब मात्र 3 घंटे में प्रॉपर रिवीजन है, कॉन्सेप्ट स्क्रैच समेत। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बैच ज्वाइन कर लो आईटीबी पीवाईक्यू के लिए, केस बेस्ड एमसीक्यू के लिए, चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कमेंट करके बताओ अगली कौन सी बनाओ।